आज भाई दिमाग से ही निकल गया था क्लास का। मैं शाम की सोच रहा था, लेकिन बाद में टाइम देखा तो 10 बजे का दे रखा था मैंने। कोई बात नहीं, इट हैपन्स। अभी जब ये अपनी क्लास ओवर हो जाएगी, इस लिंक को दोबारा क्लिक कर देना, जिससे अपनी ये क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इस क्लास को ही एक्सटेंड कर देंगे। तो कल हमने जो डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल है, केमिकल है, फिजिकल है, या सेंसरी है, इनके बारे में बात की। आपके नोट्स के अंदर टीक्यूएम पहले दे रखा है, जबकि टीक्यूएम जब टीक्यूसी है वो मैंने अब जो मॉडिफाई किए नोट्स उसमें पहले दिया है। तो ये थोड़ा सा एक बार चेंज देख लेना। पहले आज टीक्यूसी करेंगे, टोटल क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज है। आवाज आ रही है तुमको? हाँ जी सर। ठीक है। तो टीक्यूसी है टोटल क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल हमने पढ़ा। अब उनको उसको इन टोटो पूरी इंडस्ट्री में सही तरीके से कैसे लागू करना है, ये टीक्यूसी के अंदर आता है। तो जो क्वालिटी कंट्रोल है, बेसिकली जो ISO 9000 इसको डिफाइन करता है क्वालिटी कंट्रोल को, कि क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट है। और इसका फोकस रहता है कि जो भी क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल करें। तब हम मानेंगे कि यस, वी आर अप्लाइंग क्वालिटी कंट्रोल। इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो एलिमेंट्स, फिर कंपिटेंस, और फिर सॉफ्ट एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में क्या चीजें आती हैं? कंट्रोल है, जैसे कहीं भी आप अप्लाई करते हो प्रोसेस के अंदर, कोई भी काम आपको असाइन किया गया है, वो जॉब आपको मैनेज करना है, डिफाइन करना है, जो प्रोसेस है उनको मैनेज करना है, परफॉर्मेंस को एनहांस करना है, और जो भी आपके इंटीग्रिटी क्राइटेरिया है क्वालिटी को लेके, उनको हमेशा इसमें इंक्लूड रखना है, और रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जो जो क्वालिटी कंट्रोल के दौरान आपको बनाना है। तो ये एलिमेंट्स हैं बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल के। कंपिटेंस में जो भी पर्सनल हैं, उनकी नॉलेज, उनके स्किल, उनका एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन, ये कंपिटेंस आती है। इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप इंडस्ट्री में रहते हुए एनहांस कर सकते हो। जैसे जब आप एंट्री लेते हो इंडस्ट्री के अंदर, तो आपकी क्वालिफिकेशन मान लो आपने डिप्लोमा बेस पे ली, तो आप इंडस्ट्री में रहते हुए भी अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपका बन ही रहा है क्योंकि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। कोई भी नई मशीन आती है, उस पर काम करना सीखना, उसको ऑपरेट करना, हाइजीन सैनिटेशन की आपकी ट्रेनिंग होती है, तो उससे आपको प्रॉपर हाइजीन सैनिटेशन कैसे अप्लाई करना है, और आपको जो प्रोडक्ट डेवलप करने होते हैं उसके लिए जो आपको स्टडी करनी होती है, तो उससे आपके जो नॉलेज है, तो ये सारी चीजें आपकी विद टाइम, विद आपके एफर्ट्स बढ़ती हैं। तो ये कॉम्पिटेंस इज सेकंड अप्रोच या सेकंड पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। थर्ड इज योर सॉफ्ट एलिमेंट। सॉफ्ट एलिमेंट में जो आपके साथ साथी काम कर रहे हैं, उनके साथ आपके व्यवहार, आपका खुद का व्यवहार, आपके खुद की इंटीग्रिटी, कितना कॉन्फिडेंस से आप किसी काम को अंजाम दे पा रहे हो, कितनी ईमानदारी मेहनत से आप काम कर रहे हो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने की मेहनत की, और मेहनती लोगों को प्रमोट करने की जो कल्चर है उसको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बोलते हैं। एक दूसरे को आप मोटिवेट करते हो और अच्छा करने के लिए, और पूरी टीम साथ मिलके काम करती है, तो उससे टीम स्पिरिट या टीम कल्चर डेवलप होती है। और फिर जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, उनको आप मेंटेन करके रखते हो ताकि आपकी टीम और अच्छा परफॉर्म करे। तो ये सारे आपके सॉफ्ट एलिमेंट्स में आते हैं। तो एलिमेंट्स, कंपिटेंस एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स, ये 3 मेजर एस्पेक्ट हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के। तो कंट्रोल जो है बेसिकली उसके अंदर आप प्रोडक्ट उठा के देखते हो कि उसका कलर कैसा है, उसका साइज शेप कैसा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हर एक जो प्रोडक्ट आपके इंडस्ट्री में बन रहा है, उसकी आप एग्जामिनेशन करते हो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जाता है।
जब आपने एक एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर लिया तो फिर कहाँ कमी रहेगी, ये क्वालिटी इंस्पेक्टर्स चेक करते हैं। उनको जहाँ भी कमी लगती है उसको वो नोटिफाई करते हैं, वो कमी आगे से ना आए। उसके लिए अगर कोई प्रोसेस में चेंज करना है या कोई और तरीका है उसको ठीक करने का तो वो करते हैं। तो ऊपर के जो तीनों एस्पेक्ट बताए थे, कौन कौन से थे? आपके एलिमेंट्स, कॉम्पिटेंस और सॉफ्ट एलिमेंट्स। इन तीनों में अगर कहीं भी कमी रह जाती है ना, तो वो आपके रिफ्लेक्ट होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर। तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जितने भी डिफेक्ट्स हैं प्रोडक्ट के, वो पता लगाने, उनको मैनेजमेंट तक रिपोर्ट करना, ताकि वो उसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकें कि मार्केट में प्रोडक्ट भेजना है या नहीं भेजना। और ये सारा काम तो क्वालिटी कंट्रोल का। अश्योरेंस वाले या अश्योरेंस के जो काम हैं, उनका ये अटेम्प्ट हमेशा रहता है कि आपकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव रहे, प्रोडक्ट की इम्प्रूव होती रहे, प्रोडक्शन आपकी स्टेबलाइज रहे। स्टेबलाइज मतलब जैसी प्रोडक्शन चल रही है वो चलती रही, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वो स्टेप अप भी आप कर सको, या इससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं वो चलती रहें। और ये इस तरीके से चलें कि कोई भी इशू है, कोई भी आपका लॉस है, उसको आप अवॉइड करें, कि वो इशू या वो डिफेक्ट आए ही ना। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस वाले एश्योर करते हैं। तो इसके लिए सभी जो आपके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, आपका रेगुलेटरी जो एजेंसी है, गवर्नमेंट की एजेंसी हैं, वो सारे इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। अब जो क्वालिटी कंट्रोल है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, ये कब कॉइन हुई और क्या होता है इसके अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक मर्टन हब्बर्ड की बहुत अच्छी बुक है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कुछ ऐसा करके। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी बुक है जो आपको बड़ी एक स्टैंडर्ड बुक है। एक मिनट, इसको मैं चेक करता हूँ, लेट मी चेक। मर्टन हब्बर्ड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी। तो ये बुक आपको, यस, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फूड इंडस्ट्री, स्प्रिंजर की बुक है ये, और अपने बुक कलेक्शंस में आपको ये मिल जाएगी। दिखाता हूँ आपको, एक बार शेयर करता हूँ ये आपसे स्क्रीन। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक इन फॉर द फूड इंडस्ट्री, और इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं जो एक्चुअली फूड इंडस्ट्री में हुए हैं। काफी पुरानी है बुक ये, लेकिन दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। और आपको सारी बुक्स जो भी मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या उससे भी कहीं ज्यादा, उसके लिए आपका जो सोर्स है gpadampur.wordpress.com, जब इस पे जाओगे तो यहाँ आपको जहाँ से मेरे नोट्स मिलते हैं, वेद फूड नोट्स, इस पे क्लिक करोगे तो इसमें ऊपर आपको बुक्स मिलेंगी मैंने जो कलेक्ट की हैं अब तक। बट दिस इज नॉट टू बी डिस्क्लोज टू ऑल द पब्लिक, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, फूड के जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। इसमें पूरी कलेक्शन है मेरे पास 11-12 GB की। तो ये फोल्डर्स हैं अलग अलग बुक्स के, और नीचे आपको बुक मिलेंगे। तो इसको आप जब सर्च करोगे, तो जैसे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एस, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें नीचे मिल जाएंगे। अच्छी बुक है, इसके अंदर ये बुक भी मिल जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये जरूर फायदा उठाएं इस कलेक्शन का, अच्छी बुक्स हैं। पी क्यू स्टैटिस्टिकल होनी चाहिए ये कहीं ना कहीं। है नहीं इसके अंदर, मैं देखूंगा कहीं से मिली तो मैं डालूंगा इसके अंदर।
चलो खैर, कमिंग बैक टू आवर क्लास। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल 1930 में फर्स्ट यूज हुआ था। इसमें क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, जैसे कंट्रोल चार्ट्स हैं या एक्सेप्टेंस सैंपलिंग है, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड, उनका इस्तेमाल हुआ था। तो ये टर्म तब कॉइन हुई थी और इसके अंदर ये चीजें होती थी। TQC जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, ये 1956 में फर्स्ट यूज हुआ था। फॉइगनबाम, उन्होंने अपने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल के अंदर इस टर्म को पॉपुलराइज किया था और इसी नाम से, TQC नाम से उनकी बुक थी। इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन है, चाहे अकाउंटिंग है, चाहे डिजाइन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, परचेज, सेल्स, उन सभी को इंक्लूड किया था क्वालिटी कंट्रोल में। तो इसलिए इसको बोला जाता है टोटल क्वालिटी कंट्रोल। 1960 में टर्म आई थी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। इसके अंदर जो भी कंट्रोल चार्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल होता था किसी भी अपनी जो बेसिकली ये जितनी भी टेक्निक्स थी ना, ये अधिकतर आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी वहां से आई थी, क्योंकि वो बहुत फॉरवर्ड इंडस्ट्री थी, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट होती थी। उसमें छोटे छोटे थोड़ी से अगर क्वालिटी इंप्रूव होती है तो उसका काफी फर्क पड़ता था, आपको काफी एज मिलती थी आपके कंपटीटर से। तो वहां से ये सारी जो आपकी प्रोसेसेस हैं आई हैं। इसमें भी कंट्रोल चार्ट्स का यूज होता था इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर, और फीडबैक परफॉर्मेंस ऑपरेटर को पता लगता था। तो बेसिकली ये कंट्रोल सिस्टम से इंस्पायर्ड थे टर्म स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। इसके बाद आया 1968 में टर्म कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल, CWQC। ये जापानीज स्टाइल ऑफ टोटल क्वालिटी कंट्रोल था। उनके अपने अलग अलग मेथड्स हैं, उन मेथड्स को वो सभी को अप्लाई करके, और उसको वो बोलते थे कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल। फिर आई टर्म आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे 85 में। ये US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से स्टार्ट हुई और इसके अंदर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का यूज किया गया, और इसमें ध्यान ये रखा गया कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट रहे वो कंटिन्यूअस रहे। ये नहीं कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया। आप हमेशा इस ताक में रहें, फिराक में रहें कि और कैसे इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट के ऊपर जोर रहा TQM में। उसके बाद 86 में सिक्स सिग्मा नाम से टर्म आई। इसके अंदर भी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल अप्लाई किया था बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए, मोटरोला से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद 2001 में एक नई टर्म आई, लीन सिक्स सिग्मा। इनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं आजकल बहुत से कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टिंग बॉडीज हैं। इसमें वही सिक्स सिग्मा को अप्लाई किया था बेसिकली लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए या लीन एंटरप्राइज। लीन का मतलब क्या है कि कोई भी अनड्यू प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, या कोई भी आपके जितने भी ओवरहेड्स हैं, खाम खाके जो वेस्टेजेस हैं, उनको कम से कम करके, और ऑर्गेनाइजेशन लीन तरीके से काम करे। पतला होता है लीन का मतलब, थिन। तो कहीं भी आपके फालतू की चीजें ना हो, जितना चाहिए प्रोसेस के अंदर, जितना आपको प्रोडक्ट में चाहिए सिर्फ वही चीजें हों, उन्हीं से बढ़िया क्वालिटी मेंटेन करो ताकि लॉसेस कम से कम हो। तो ये क्वालिटी कंट्रोल की बेसिकली अलग अलग टर्मिनोलॉजीज थी, और कब कब क्या क्या चीज यूज आते हैं। टोटल क्वालिटी कंट्रोल के बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो बेसिकली स्टार्ट मैंने बताया कि अधिकतर जो क्वालिटी को लेके जो बहुत ज्यादा जो कॉन्शियस इंडस्ट्री है वो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रहती है। तो सबसे पहले ये जो TQM था, फोर्ड ने, फिलिप्स सेमीकंडक्टर, SGL कार्बन, मोटरोला, टोयोटा, इन कंपनियों ने अप्लाई किया। ISO 9000 2000 वर्जन है, या जो उसके बाद के वर्जन है, उसके अंदर जो प्रोसेस मॉडल है, इसके अंदर इसको कंप्लीटली एम्बॉडी किया गया, इसको जोड़ा गया। इसके अंदर की एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली 3 हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल का मतलब कि सभी के सभी इन्वॉल्व हैं और हर एक्टिविटी में ये अप्लाई होगी इंडस्ट्री की, तब इसको मानेंगे टोटल। क्वालिटी डेफिनेशन हमने कई बार देखी कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करना, उनको कंफर्म करना।
उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना। और मैनेजमेंट की क्वालिटी जो भी है उसको काबू में रखा जाए, इधर उधर ना जाए, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो इस तरीके से अपनी सारी प्रोसेसेस को, प्रोडक्ट्स को, पूरी इंडस्ट्री को संभाल के रखना, मैनेज करना, वो है मैनेजमेंट। तो TQM जो है बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग क्वालिटी। क्वालिटी को मैनेज करने का एक तरीका है और ये हमेशा चलते रहना चाहिए। इट मस्ट बी कंटिन्यूअस वे ऑफ लाइफ और अ फिलॉसफी ऑफ परपेचुअल इंप्रूवमेंट इन एवरीथिंग वी डू। ये क्या चीज है? परपेचुअल इंप्रूवमेंट का मतलब, परपेचुअल मतलब लगातार जो चीज चलती रहे। कि जिंदगी में इम्प्रूवमेंट जो है हर वॉक ऑफ लाइफ में हमारे इम्प्रूवमेंट हम खुद की पर्सनल लाइफ में भी करते रहे, रिलेशंस में भी करते रहे, अपने फाइनेंसेस में भी करते रहे, अपनी जॉब के अंदर भी करते रहे। तो वो जो इम्प्रूवमेंट है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है, परपेचुअल, जो रुके ना कभी, उस वो फिलॉसफी है बेसिकली ये TQM। तो TQM जो फाउंडेशन जो मानते हैं उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है बेसिकली? कि सबसे पहले तो वही कि कस्टमर हमारा भगवान है, तो कस्टमर फोकस, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, सबसे पहला काम तो ये। फिर जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसकी जो साइकिल टाइम है कि कितने जल्दी वो बना, कितना जल्दी मार्केट तक पहुंचा, उसको छोटे से छोटा रखें। क्योंकि कि कोई चीज बहुत लंबी हो जाती है ना, तो उसके बाद उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम निकलती है। थर्ड वन इज योर जस्ट इन टाइम या डिमांड फ्लो मैन्युफैक्चरिंग। जैसे डिमांड आई वैसा ही आपने मैन्युफैक्चर किया, या जो चीज आपको बढ़ानी है उसके लिए रॉ मटेरियल आपका तभी के तभी पहुंचे, ताकि आपको वेयर हाउसिंग पे ज्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े, कॉस्ट ना बढ़े आपकी वेयर हाउसिंग में। तो जस्ट इन टाइम और डिमांड फ्लो मैन्युफैक्चरिंग, इसको इम्प्रूव करते रहना है। साथ में कंसेप्ट है इसमें इम्प्रूवमेंट टीम्स का। इम्प्रूवमेंट टीम्स क्या होती हैं? हर एक जो आपका प्रोसेसिंग का है या इंडस्ट्री का हर एक जो एक एस्पेक्ट है, उसमें से कुछ जो लीडर बंदे हैं, लीडर मतलब जो क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, नारे लगाने वाले लीडर नहीं, तो उनकी टीम बनाई जाती है अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, फिर पूरी इंडस्ट्री के लिए, जो कि सजेशन देती हैं कि और कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। वो अपने सभी से फीडबैक लेके जो भी काम कर रहे हैं वर्कर्स, तो उनमें से जो वाइबल फिजिबल सॉल्यूशन लगते हैं उन सॉल्यूशंस को अप्लाई करते हैं फिर मैनेजमेंट वाले। तो ये इम्प्रूवमेंट टीम्स की सभी एस्पेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट हो। फिर जो प्रोडक्ट है या अगर हम सर्विस दे रहे हैं, मान लो केटरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए। लेकिन कॉस्ट रिड्यूस करते हुए आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है कि कॉस्ट रिडक्शन के अंदर सेफ्टी जो है उसको कंप्रोमाइज नहीं करना। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। पीछे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उस डॉक्यूमेंट्री में दिखा रखा था कि जो एक बंदा था उसको पीनट एलर्जी थी, और वो एक रेस्टोरेंट में गया, उसने एक इंडियन करी का ऑर्डर किया, और उस करी के अंदर लिख रखा था कि ग्रेवी जो है इसकी वो आमंड्स की है, आपके बादाम की है। तो उसको पीनट से एलर्जी थी, तो पीनट उसमें कहीं नहीं था, तो उसने उसको ऑर्डर कर दिया। लेकिन उसके मालिक ने एक बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी, क्योंकि वो कई अपने रेस्टोरेंट चला रहा था, तो हर एक रेस्टोरेंट में काफ़ी कुछ रॉ मटेरियल जो है वो आ रहा था। तो किसी कंसल्टेंट से उसने सलाह ली होगी कि क्या करें कि कॉस्ट कमाए, तो उसने कहा कि बादाम की बजाय आप पीनट्स का इस्तेमाल करो, सेम टेस्ट रहता है, कॉस्ट काफ़ी कमा जाएगी। क्योंकि अपने को पता है कि पीनट्स के अंदर और आमंड्स की जो रेट है इनमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 गुना का फ़र्क रहता है। तो उसने अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए पीनट्स का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया। रेसिपी में उसने चेंज करवा दिया, लेकिन रिटर्न जो था पार्ट उसमें चेंज नहीं करवाया। तो अब जो कस्टमर है, तो वो तो जो आपने रेसिपी राइटिंग में लिख रखी है, तो वो एक तरह से धोखा हो गया उसके साथ, और एक कस्टमर की जान चली गई इसी चीज में। तो बहुत बार क्या होता है कि हम कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए ऐसे तरीके ना अपनाएं जिससे कि कस्टमर को नुकसान हो। ऐसे एडिटिव्स में है, एक यहाँ सिरसा में जो पहले एक फूड सच फूड करके बनता था, अब पता नहीं है या नहीं, वहाँ अपना एक स्टूडेंट था, उसने सैंपल दिखाया वहाँ का
सॉस का या केचप का, किस चीज का था। उसका जो कलर था वो और ही तरह का था, गुलाबी गुलाबी सा। मैं पूछा उससे कि क्या चक्कर है, ये गुलाबी कलर कैसे? बोला जी इसमें टेक्सटाइल डाई यूज करते हैं। टेक्सटाइल डाई 100% कार्सिनोजन है। तो क्योंकि टेक्सटाइल डाई आपकी पूरे लॉट में 20 रुपए में काम चल जाता है, और आप ऑर्गेनिक अगर कलर यूज करते हो, परमिटेड कलर्स आप यूज करते हो, तो वो आपका 300-400 रुपए में जाता है। तो कॉस्ट बचाने के लिए लोग बहुत सी गलत चीजें कर लेते हैं, ये नहीं करनी। कॉस्ट को आपको सही तरीके से, लीगल तरीके से आपको कम करना है, ये टीक्यूएम का पार्ट होता है। तो एक लाइन लिखने से और उसको एज इट इज फॉलो करने की बजाय पहले उसके बारे में सोचना है कि व्हाट इज द लीगैलिटी इन इट। फिर जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, जो लोग आपको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम ट्रेन करना है ताकि वो इन सारी चीजों को समझें। इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन के बीच में मेरा ये मानना था कि जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग होनी चाहिए थी कि अपने पास ऑनलाइन क्लास टीचिंग के कौन कौन से टूल्स हैं और उन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। जो काइजन अप्लाई कर रहे थे टीचर, जो खुद सीख रहे थे, अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, वो तो गवर्नमेंट की परवाह किए बिना उन्होंने खुद को ट्रेन कर लिया और उन्होंने ऐसी क्लासेस शुरू भी कर दी, अपनी वीडियो क्लासेस शुरू कर दी। लेकिन 90% से ज्यादा टीचर्स ऐसे रह गए जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं थी, और दूसरा उन्होंने सीखने की, काइजन अप्लाई करने की कोशिश ही नहीं की। तो अगर कोई खुद से ना करे तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सीनियर मैनेजमेंट है, टॉप मोस्ट मैनेजमेंट है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज हैं उन सभी को जो भी आपके टूल्स हैं, जैसे लीन सिग्मा या लीन सिक्स सिग्मा या सिक्स सिग्मा, इनमें अगर ट्रेन करने की जरूरत है तो उनको करो। क्योंकि ट्रेनिंग के बाद जो भी नॉलेज आएगी जिसके पास भी, वो आपकी इंडस्ट्री में ही काम आएगी। तो हमेशा किसी भी इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ आप ट्रेनिंग लेते रहें जो आपकी फील्ड ऑफ वर्क से रिलेटेड हो। फिर इन्होंने बताया कि 10 स्टेप्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के। तो परस्यू न्यू स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, नए नए तरीके, नई नई चीजें आपको सोचती रहने पड़ती हैं ताकि आप इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट हैं उनकी एक निश रहे, वो आगे रहें कंपटीशन में। कस्टमर के बारे में जितना ज्यादा जानोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे आजकल आता है ना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पता लग गई तो आपके पास ईमेल आ जाती है, या व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, या कंपनी की तरफ से एसएमएस आते हैं कि हैप्पी बर्थडे, यू आर आवर वन ऑफ द फाइनेस्ट कस्टमर, और वी विश टू हैव आवर लॉन्ग टर्म रिलेशन विद यू। तो इस तरीके की चीजें, कस्टमर को पर्सनल अगर अटेंशन मिलती है तो अच्छा लगता है। तो कस्टमर की अगर रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपके पास एक कस्टमर पहली बार आया तो उसने बताया कि भाई मेरे को डायबिटीज है, तो आपने उस कस्टमर का नाम अपने पास रख लिया, फोन नंबर जो भी आप रखते हैं, और दोबारा से अगर वो कस्टमर आता है तो उस कस्टमर को रिमाइंड करने की जरूरत ना पड़े कि उसको डायबिटीज है। आप अपनी तरफ से चेक करोगे कि सर आप पिछली बार आपने एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डाली थी आपकी मेडिकल कंडीशन की, क्या वो अभी भी फॉलो करनी है? तो वो समझ जाएगा कि आपने उसके बारे में ब्यौरा रखा है और आप उसका ध्यान रख रहे हैं। तो बहुत बार ये बैकफायर भी कर जाती हैं। जिस तरह एग्जांपल दूं मैं किसी कस्टमर का, कि उस कस्टमर के फोन के ऊपर एसएमएस चला गया हैप्पी एनिवर्सरी। उसकी वाइफ ने बाय चांस वो एसएमएस देख लिया कि भाई आज तो हमारी ऐसे एनिवर्सरी है नहीं। फिर ये गहने वाली दुकान से या जो ज्वेलर्स हैं उनकी दुकान से ये मैसेज कैसे आया? वो उसके पीछे पड़ गई, उसने कहा कुछ नहीं, वैसे गलती से कर दिया होगा। वो उस दुकान पे पहुंच गई, ये मैसेज कैसे किया? तो उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर एनिवर्सरी का हम डिस्काउंट दे रहे थे, तो उस डिस्काउंट के चक्कर में इस आदमी ने एक नेकलेस खरीदा था, और यही डेट जो आज की डेट है वो एनिवर्सरी की लिखवाई थी, इसलिए हमने इसको रिमाइंड करवाया है कि आज तेरी एनिवर्सरी है, कुछ गिफ्ट देना हो तो ले। अब उनमें खड़ा होगी कि वो किसको दिया नेकलेस। तो बहुत बार ऐसी चीजें बैकफायर कर जाती हैं, बट ऑलवेज कीप इट इन। अब जैसे मैं इसका डायबिटीज का एग्जांपल दे रहा था, हो सकता है वो बंदा हेल्थ कॉन्शियस हो और वो अकेला आया हो और अपनी मेडिकल कंडीशन किसी को ना बताना चाहता हो, और अगली बार मान लो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने किसी लेडी रिलेटिव के साथ आया और उसको ना डिस्क्लोज करना चाहता हो कि उसको डायबिटीज है,
और आप उसे कह दो कि आपके डायबिटीज है तो आपको हम शुगरी जो भी आपका प्रोडक्ट है नहीं देंगे, तो वो बैक फायर कर जाती हैं चीजें। तो जुडिशियसली या थोड़ा सा इसको बोलते हैं एक समझदारी से और ड्यू डिलीजेंस अप्लाई करके इन चीजों का इस्तेमाल करना है। तो कस्टमर के बारे में जितना ज्यादा पता है आपको उतना अच्छा है। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो असली रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, जैसे अभी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया। या ध्यान प्रिवेंशन पे रखना है, करेक्शन पे नहीं, क्योंकि किसी चीज को आप होने से अगर रोक लेते हो तो वो आपको होने के बाद वाले जो आप फिर जिस तरह रायता खिंड गया तो उसको साफ करने में जो टाइम लगता है और जो मेहनत लगती है और जो दिमाग खराब होता है, उसकी बजाय ऐसे तरीके करो कि वो हो ही ना। तो प्रिवेंशन, बचाव पे ध्यान देना है, ठीक करने पे नहीं, क्योंकि ठीक करना तो तब आएगा जब आपकी वो चीज खराब हो लेगी। जो भी बहुत ज्यादा वेस्टेज है उसको खत्म करना है। तो कहीं भी आपको लगे कि आपका बहुत प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है तो तरीके मालूम करने हैं कि इस वेस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, थोड़ा सा वेस्ट कम करने के चक्कर में हम और ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। जैसे मैसेज हम प्रिंट कर देते हैं बड़े बड़े कि रिड्यूस यूज ऑफ पेपर, रिड्यूस यूज ऑफ पेपर, और वो इतनी जगह चिपका देते हैं कागज पे प्रिंट निकाल निकाल के कि सबसे बड़ी वेस्टेज तो वही दिखती है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि आप जो काम कर रहे हैं उसका अल्टीमेट क्या असर पड़ेगा, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें ये सारी चीजें करते हुए। जिस तरह कहते हैं ना कि खिलाए का नाम नहीं रुआए का हो गया, कि आप चीज ठीक करने चले थे लेकिन उससे ज्यादा खराब हो जाए, ऐसा ना हो। तो थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस अप्लाई कर लेना, अपना दिमाग लगा लेना। फिर हमेशा इम्प्रूवमेंट की स्ट्रेटेजी रखनी है कंटिन्यूअसली, कि किस तरीके से और इम्प्रूव हो, किस तरीके से और इम्प्रूव हो। जब कंटिन्यूअसली आप इस चीज पे काम करते हैं ना तो आपको रास्ते मिल जाते हैं। इसी तरह से प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करना है, मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें देखनी है कि एक स्टेप का दूसरी स्टेप पे क्या असर पड़ रहा है। फिर वेरिएशन जितने भी हैं आपके प्रोडक्ट में उनको कम से कम करना। कभी ब्लैक कलर आ गया, कभी ब्राउन आ गया, कभी पेल रह गया बिस्किट में, इसकी बजाय एक कलर जो आपने स्टैंडर्डाइज कर रखा है वही कलर जाए, वेरिएशन कम से कम होंगी, तो आपका जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट को जो पसंद करता है वो बार बार इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर उसको वेरिएशन मिली तो वो कहेगा यार कभी कैसा होता है इनका, कभी कैसा होता है, कोई इनकी क्वालिटी नहीं है। और टीक्यूएम के मामले में हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें, बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, क्या फिजिबल है, उसके लिए ट्राई करते रहें। ये नहीं कि मैनेजमेंट को आपने सजेशन दिए, मैनेजमेंट ने नहीं माने तो आप उनके खिलाफ अपना बैनर उठा के खड़े हो गए। उनकी भी अपनी 70 मजबूरियां हैं। तो विद इन रिसोर्सेज जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो करें। और जितने भी आपको इम्प्रूवमेंट के काम हैं वो सभी फंक्शंस में अप्लाई करने हैं, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, चाहे आपका मैनेजमेंट का काम है, चाहे आपका लेबर मैनेज करने का काम है, ह्यूमन रिसोर्स का काम है, सभी जगह अप्लाई करने हैं। इन 10 स्टेप्स के बाद प्रिंसिपल्स जो हैं टीक्यूएम के, इन प्रिंसिपल्स के बेस पे ही सारा टीक्यूएम चलता है कि क्वालिटी को मैनेज किया जा सकता है और करना चाहिए। हर बंदे के लिए कोई ना कोई कस्टमर है, कोई ना कोई सप्लायर है, इसलिए ये नहीं कि ये मेरे पे अप्लाई नहीं होता। लोगों में समस्या नहीं है, प्रोसेसेस में समस्या होती है। लोग में कई कह देते हैं जी ये तो मानता ही नहीं, मानता नहीं तो उसको ट्रेन करो भाई, उसको समझाओ। इसका मतलब आपके पास ट्रेनिंग का प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। तो ट्रेनिंग के ऊपर आप स्ट्रेस करो, बजाय कि ये कह के पेंट छुटवाने के जी ये तो है ही ऐसे। और क्वालिटी की जिम्मेवारी हर एक एम्प्लॉय की होती है, तो हर एक एम्प्लॉय को क्वालिटी की ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करके रखो, जिस भी लेवल का वो एम्प्लॉय है। मेरे को वार्निंग आई है भाई 10 मिनट की, तो इसी क्लास को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे जब ये ऑफ हो जाए। तो अभी तो हम चल रहे हैं कंटिन्यूसली।
अब एम्प्लॉय की जो जिम्मेवारियां हैं, अब जिस तरह एक सीईओ की जो जिम्मेवारी है वो अलग होती हैं एक स्वीपर से। तो जिस जिम्मेवारी को उठाने वाला बंदा है उसको उसी जिम्मेवारी से रिलेटेड ट्रेन करना है, उसी जिम्मेवारी से रिलेटेड उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जिम्मेवारी देनी है उसको। समस्याओं को रोका जा सकता है, सिर्फ उनको ठीक नहीं करना होता बाद में। तो समस्याओं को होने से पहले ही रोकना, ये हमारा एम होना चाहिए, प्रिवेंशन। क्वालिटी को हमेशा मेजर किया जा सकता है और ये ऐसे तरीके निकालने चाहिए जिसको मेजर कर सकें। क्यों? जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते ना, उस चीज के अंदर हम इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते। अब जिस चीज को हमें यही नहीं पता कि ये किस लेवल पे है, उसमें हम क्या नीचे सोचेंगे और क्या ऊपर सोचेंगे। तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट का वे जरूर निकालना चाहिए, होता है हर एक चीज का। बहुत बार ये होता है कि हमें उस चीज की नॉलेज नहीं होती, तो नॉलेज बढ़ाओ, उस चीज के बारे में सर्च करो और तरीके देखो, और जो जुडिशियस तरीका है उसको अप्लाई करो। और क्वालिटी की जो भी इम्प्रूवमेंट है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, यानी कि एक बार करियर छोड़ दिया, क्योंकि थोड़े दिन में फिर वो डाउन आ जाएगी, फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी बजाय तरीके ऐसे चूज करो कि कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करते रहोगे, तो अपना जो डिफाइंड लेवल है उससे डाउन नहीं आएगी। क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफेक्ट फ्री होते हैं, उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जो गोल्स हैं बेसिकली वो रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, उनके अंदर कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती कि यार तू थोड़ा सा कम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर ले ना। जो रिक्वायरमेंट है आपको उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, बेस करना होता है। कॉस्ट की हम बात करते हैं कि जी ये मशीन ले आएंगे तो कॉस्ट बहुत बढ़ेगी, ये तो बहुत महंगी है। तो फ्रंट एंड कॉस्ट का ध्यान नहीं देखना, हमें ये देखना कि उस मशीन के आने के बाद हमारा टाइम कितना बचेगा, कॉस्ट कितनी बचेगी, हमें फायदा कितना होगा और रिस्क हमारा कितना कम हो जाएगा। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालते हैं जब हम किसी चीज की, तभी हमें असलियत का पता लगता है। सिर्फ पहली बार देखिए, मान लिया जिस किसी ने कह दिया कि जी जीसी है, जीसी मान लो 20 लाख की आएगी, ये तो बहुत महंगी आएगी। लेकिन 20 लाख की जीसी आने के बाद जो आपको हर रोज सैंपल जीसी के लिए भेजने होते हैं, उनमें मान लो आपको 30,000 40,000 के सैंपल हर रोज जीसी के लिए भेज रहे हो, या 20,000 के सैंपल भी भेज रहे हो, और वो कॉस्ट आपकी आधी रह जाए, तो आप निकाल सकते हो कि ये मशीन कितने दिन के अंदर अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लेगी, उसमें सारी उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह भी काउंट करके। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना। ट्रेनिंग में भी कहते हैं, ये ट्रेनिंग पे टाइम लगता है लोगों को, तो कौन सा सारे को एक बारी में ट्रेन करना है कि सारी इंडस्ट्री रोक दो और फिर सभी को ट्रेन करो और फिर इंडस्ट्री चलाओ, ऐसा नहीं। हर डिपार्टमेंट से एक एक दो दो बंदा आता जाए, ट्रेनिंग लेता जाए, दूसरे बंदों के साथ डिस्कस करे, दूसरे बंदे आते जाए, ट्रेनिंग लेते जाए। तो इससे काम भी चलता रहेगा, आपकी इंडस्ट्री भी नहीं रुकेगी, और आपकी कॉस्ट जो है किसी भी ट्रेनिंग की कभी ज्यादा नहीं होती। आप ट्रेनर के साथ नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन ये कॉस्ट कभी ज्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हो सकता है कोई बंदा कोई एक बात किसी ट्रेनिंग से सीख गया, उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाए। तो यू नेवर नो। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है अपने कॉलेज में, तो उसमें मैंने सुना था एग्जांपल कि एक बच्चा ट्रेनिंग के दौरान जब उनको बता रहे थे कि अगर चाकू लग जाए तो क्या करना चाहिए, या कोई चाकू मार दे किसी को तो क्या करना चाहिए, तो बच्चा रोने लग जाता है। तो उससे पूछते हैं क्या बात होगी, बोला जी अगर ये ट्रेनिंग मेरे को पहले मिली होती ना तो मेरे मामा मरने से बच जाते। बोले कैसे? बोले उनको किसी ने चाकू मारा था और वो अंदर तक धस गया था, तो जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना, हमने गलती ये कर दी, उस चाकू को निकाल दिया। उस चाकू को निकालने से वहां ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हुई कि हम उसको रोक नहीं पाए, और एक्सेस ब्लीडिंग के कारण उसके मामा एक्सपायर हो गए थे। और वो बस ट्रेनिंग के दौरान यही चीज बता रहे थे कि जहां भी आपको लगे कि आपके किसी एक्शन से डैमेज ज्यादा होगी, उसको नहीं करना। तो अगर वो ट्रेनिंग उनको पहले मिली होती तो उसके एक छोटी सी जानकारी से उसके मामा की जान बच जाती। ऐसे ही सेफ्टी से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड, हैंड वॉशिंग से रिलेटेड बहुत सी ट्रेनिंग होती है इंडस्ट्री में, लेकिन इन लोग ये समझ के छोड़ देते हैं कि छोड़ना यार, पता तो है ही सारा। लेकिन कहाँ कौन सी एक बात, कोई सी एक नई रेगुलेशन आई है
जिससे आपकी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए इसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट देखनी होती है हर एक चीज की, फ्रंट एंड कॉस्ट। मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करके रखना होता है, क्योंकि मैनेजमेंट को सारे डिसीजन लेने होते हैं और वही लीड कर सकती है। तो मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आपको कुछ भी करना है, उसके लिए ध्यान यही रखना है कि वो प्लानिंग से हो और ऑर्गेनाइज करके हो। कैसे? मैंने ट्रेनिंग के लिए बुला लिया और मैंने कह दिया ट्रेनिंग के लिए ठीक है, आ जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट में कह दिया, और मेरा ट्रेनिंग का टाइम हो गया और मेरी जो ट्रेनिंग की जगह है उसके अंदर सिर्फ 20 बंदों के बैठने की जगह है, और मैं अपने आप में मन में ये सोचे हुआ हूँ कि हर एक जो डिपार्टमेंट है उसे 1-2 बंदा आएगा, उन्होंने 5-5, 6-6 भेज दिए। अब लास्ट टाइम में बिल्कुल केओस हो गया। अब ना उन बंदों के बैठने की जगह है, ना उनके पानी पीने की जगह है। फिर वो वहां पे कहने लग जाते हैं, कहने लगे कि भाई कोई तरीका है, तुम्हें काम ही नहीं करना आता। तो आप और डिमोरलाइज हो गए। तो जहां आपने बहुत एंथुजियाज्म से वो मान लो ट्रेनिंग स्टार्ट की, वो पहले स्टेप पे आपको फेल नजर आती है। तो जो भी काम आप कर रहे हो उसको प्लान करो और ढंग से उसको ऑर्गेनाइज करो, पहले विजुलाइज करो सारी चीजों को। क्योंकि जो इवेंट मैनेजमेंट है ये अपने आप में पूरा एक एस्पेक्ट है, पूरा एक अलग से स्ट्रीम है। तो कोई भी चीज आपको अगर करनी है इंडस्ट्री में, उसको ढंग से प्लान करके कि ये कैसे होगा। यूं नहीं कि एफएसआरली आपने कोई मूव लिया और उस मूव से नुकसान होकर खड़ा हो गया। और जितने भी प्रोसेस हैं उनको मैनेज किया जाना चाहिए और उनको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, और ये इम्प्रूव हो सकती है, मैनेज हो सकती है। टीक्यूएम में क्या क्या चीजें होती हैं? पहला काम, प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। परफॉर्मेंस के जितने भी मैट्रिक्स हैं कि किस लेवल पे हम किस चीज को कहाँ मानेंगे, तो उनको मेजर करने के स्केल्स हों हमारे पास, तरीके हों। प्रोसेस के अंदर हमारी परफॉर्मेंस कैसी है उसको रिव्यू करने के तरीके हों। जहां भी कमियां हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएं। ये सारे टीक्यूएम में काम होते हैं। प्रोसेस के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम एनालिसिस कर सकें कि समस्याएं कौन कौन सी हैं, और फिर सीनियर मैनेजमेंट के साथ मिलके अगर कोई प्रोसेस में चेंज करने की जरूरत है तो उसको भी करें। क्योंकि ये ना हो कि सारी चीज आपने कर ली और मैनेजमेंट कहते हैं ना भाई इसके लिए तो अपने पास पैसे नहीं है। तो उसके लिए आप अल्टरनेट सजेशन जरूर रखें कि प्लान ए आपका ये है, ये काम नहीं करता तो प्लान बी करेगा, प्लान बी नहीं तो प्लान सी। तो किसी भी कंटिजेंसी के लिए आप ABC करके 3 प्लान जरूर रखें। फिर जो आपने प्रोसेस में चेंज करवाया है उससे क्या इफेक्ट पड़ा है, इसको भी मेजर करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। और कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं कि ऊपर से ऑर्डर आया नीचे वाले ने काम करना है। अगर नीचे वाला कोई फीडबैक दे रहा है, कोई यूजर अगर उसको बारे में फीडबैक दे रहा है, तो वो भी अपने सीनियर को बता पाए कि ये सजेशन की या ये इम्प्रूवमेंट की ऐसे जरूरत और ऐसे हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन 2 वे होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तरफ, सीनियर मैनेजमेंट टू लोवेस्ट पर्सन इन द चेन। अब इनमें फर्क क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है कि TQC क्या है, TQM क्या है, अभी हमने डिस्कस किया ही है। तो ये सारा आप देख सकते हो, इसमें कोई मेरे को नहीं लगता नई बताने वाली बात है। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, आज के अपने हो गए भाई 40 मिनट्स, तो कल ही करेंगे, आज नहीं करेंगे दोबारा से, कल अगली क्लास शुरू करेंगे। और बहुत बार, कई बार जिस तरह आज मैं भूल गया, तो थोड़ा सा टाइम का मेरे को बता दिया करो, बीच में रिंग मार दिया करो मेरे पास, क्योंकि कई बार घर में किसी और काम में बिजी हैं तो यूँ लगता है कि वो स्किप हो जाती है चीज। ठीक है सर। ठीक है, हाँ आज जी के लिए इतना बहुत है। कल से हम सैम्पलिंग का स्टार्ट करेंगे। ओके सर। और सैम्पलिंग का थोड़ा सा एक बार पढ़ के आना। कल के जो वीडियो जितने भी बताए थे देख लिए थे? सर अगर एक 2 ही देखे थे। कुछ रह गया हो तो उनको आज देख लेना, और थोड़ा बहुत सैम्पलिंग का इसका आगे का पढ़ना, ताकि आगे आपको और समझ में आसानी से आ जाए। खुद पढ़ के आओगे ना तो समझने में यस सर। दिक्कत। ठीक है। यस। और जो तुम्हारे बाकी साथी हैं उनको